आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर वह वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कर रहे हैं, अर्थात रूसी क्रांति के कारणों के बारे में बताना है। तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिए हैं। पहला है वो कुशल शासन व्यवस्था। इसमें कहा गया है कि रूस में सरकार वो कुशल और निरंकुश थी। जार की प्रशासन निर्बल और भ्रष्ट था, अर्थात रूस के जो शासक थे वह वो कुशल थे, निरंकुश थे, कमज़ोर थे और भ्रष्टाचार थे। उसने जितने भी अफसरों को नियुक्ति किया था वह सभी अयोग्य थे, क्योंकि नियुक्ति का जो आधार होता था वह कोई योग्यता के आधार पर जो नियुक्ति नहीं होती थी, बल्कि पैरवी के आधार पर वहाँ पर नियुक्तियाँ होती थी। इसके साथ साथ रूस के शासक स्वेच्छाचारी थे, वो अपना मनमानी करते थे। इसका दूसरा पॉइंट है जार की निरंकुशता। तो राजा की शक्ति घटा दी गई थी, मतलब कि यूरोप के रूस को छोड़कर बाकी सभी देशों में राजा की शक्ति घटा दी गई थी, परंतु रूस के शासक की शक्ति में कोई कमी नहीं की गई थी। रूस का जार अभी भी दैविक सिद्धांतों को पकड़े हुआ था, वो अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह स्वेच्छाचारी था। वो हमेशा अपने मन की बातों को मानते थे, अपने मन के अनुसार काम करते थे। जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, उसकी हालात बहुत ही खराब हो चुका था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। तीसरा कारण है रूसीकरण की नीति। तो रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे, यहाँ विभिन्न भाषाएं बोलते थे, यहाँ की सभी की अपनी अपनी अलग रस्म और रिवाज होता था। लेकिन रूसीकरण की नीति थी कि सबको रूसी पढ़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, जिसका विभिन्न लोगों ने विरोध भी किया। 1863 में इस नीति के विरोध में विद्रोह भी हुआ था। अगला कारण है कर्मचारी या कामगारों की दयनीय स्थिति। तो कर्मचारी को समय से ज़्यादा काम करना पड़ता था और उसको बहुत ही कम मजदूरियाँ मिलती थी, जिसके कारण से उस अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहाँ के जो मालिक होते थे वह मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई भी जनता या मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते थे, उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अगला कारण है औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में औद्योगिक पिछड़ेपन व्याप्त था, मतलब रूस में औद्योगिक बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुका था। वहां चूँकि पूंजी का अभाव था, जिसके कारण विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग थे, लेकिन वह खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। विदेशी पूंजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूर सहाय थे और राजा को उसकी कोई चिंता नहीं थी, मतलब मजदूरों का शोषण किया जा रहा था, मजदूर बहुत ही दर्द में गुजर रहा था, लेकिन राजा को मजदूरों की कोई चिंता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नई आर्थिक नीति क्या है।
तो आपको पता होगा कि नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में जारी किया गया था। तो 1920-21 में विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। इस नई आर्थिक का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और अर्थव्यवस्था के मूल उपकरणों को नियंत्रित रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीपति व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था। अर्थात नई आर्थिक नीति का अगर आसानी भाषा में उद्देश्य को समझें, इसका उद्देश्य किसानों की, मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना था। नई आर्थिक के तहत उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। लेनिन ने नई आर्थिक को बदलने के लिए कुछ कदम उठाए थे, जिसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला कदम था किसानों से उनकी अतिरिक्त उपज की वसूली बंद कर दी। अर्थात जो भी किसानों के खेत में अतिरिक्त उपज होता था उसका कोई भी कर वसूल नहीं करता था। अब किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने और उससे प्राप्त आय को अपने पास रखने की अनुमति दे दिया था। इससे किसानों की हालात में कुछ सुधार हुआ। दूसरा बिंदु है कि मुद्रा में अस्थायित्व आने पर सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेने आरंभ कर दिया। दूसरा बिंदु यह कहता है कि किसानों से अनाज के बदले रूबल में कर लेना आरंभ कर दिया। तीसरा है कि सरकार ने ज़मीनों को राष्ट्रीयकरण करके उसे किसानों में बांट दिया। तीसरा है कि बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीकों से कृषि की आवश्यकता थी, जिसके लिए व्यक्तिगत किसानों से ज़मीन लेकर समूहों के सुपुर्द कर दी गई। अगला बिंदु है कि 1922 में लगभग 4000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी कर विदेशी कंपनी को भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगला बिंदु है अधिक श्रम करवाने और समान वेतन न देने की नीति अपनाई गई। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य की समय सीमा बांधी गई। वेतन सहित सप्ताह में 2 दिनों की छुट्टी को कहा गया। बीमारी के दौरान अतिरिक्त वेतन दिया जाने लगा और चिकित्सा लाभ जैसे सामाजिक बीमा का लाभ आदि प्रदान किया गया अथवा मजदूरों का इंश्योरेंस किया गया। तीसरा है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग को एक शायरी सुना देते हैं कि बेहतर से बेहतर ढूंढने की तलाश करें, मिल जाए नदियाँ तो समुद्र की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। तो बताइएगा यह शायरी आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है ज़ारशाही की समाप्ति। तो रूसी क्रांति ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी ज़ारशाही को समाप्त कर दिया और किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की। दूसरा है समाजवादी विचारधारा का प्रचार। यह विचारधारा किसानों, मजदूरों तथा दलितों में बहुत लोकप्रिय हुई। रूसी क्रांति में सफलता के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने लगा। तीसरा बिंदु है विश्व का 2 वैचारिक गुटों में बांटना। तो रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस 2 भागों में बट गया। रूसी क्रांति के बाद
रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना से पूंजीवाद विचारधारा को ठेस लगी और विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। अगला बिंदु है आर्थिक समानता का जन्म। आर्थिक समानता का जन्म तो क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों, कारखाने, भूमि आदि का समाजीकरण हो गया और जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। अगला बिंदु है रूस का आर्थिक और औद्योगिक विकास। तो क्रांति के बाद निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजे का किया गया और कारखाने पर श्रमिक के स्वामित्व को लागू किया गया। इससे रूस का स्वतंत्र औद्योगिक आर्थिक का विकास हुआ। अगला बिंदु है किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार। तो रूसी क्रांति के बाद श्रमिकों को श्रम के अनुपात में वेतन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ग भेद की समाप्ति। अगला बिंदु है वर्ग भेद की समाप्ति। तो क्रांति के बाद विशेषाधिकार समाप्त किए गए। कुल, वंश, लिंग, नस्ल, धर्म और जाति भेद किए बिना रूस के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। अर्थात अब रूस में अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अगला बिंदु है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। तो रूसी क्रांति के बाद रूस में सभी धर्म को समान दर्जा दिया गया। अगला बिंदु है महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। तो महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा तथा रोजगार में पुरुषों के समान अधिकार दिया जाने लगा। अर्थात महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। और यह अति महत्वपूर्ण है परीक्षा कोण की दृष्टि से। पिछले कुछ वर्षों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आंसर इसका है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक वकील थे। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया, जहां उन्होंने हेगेल के विचारों से प्रभावित होकर यंग हेगेलियन नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण की। तो यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि कार्ल मार्क्स किससे प्रभावित हुआ था। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित हुआ था। 1841 में जेना विश्वविद्यालय 1841 में जैना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। राइनिस जाइट्रुग नामक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जर्मनी में धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरोध में आम जनता की आवाज़ उठाई। अपनी क्रांतिकारी उग्र विचारों के कारण सरकार ने उन पर नियंत्रण लगा दिया। कार्ल मार्क्स ने 1843 में एक बचपन की मित्र जेनी से शादी किया था। उन्होंने होली फैमिली नामक पुस्तक द्वारा भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा तत्वों पर व्यापकता से प्रकाश डाला। और यह भी याद आपको होगा कि दास कैपिटल जो थे वह कार्ल मार्क्स की ही रचना है। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। और यह भी याद रखिएगा कि आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल मान्यता यह है कि इस संसार का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है, जो अपने आंतरिक सद्भाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। दूसरा इसका है कथन
कि शांति न टाले जाने वाली सामाजिक घटना है। प्रत्येक क्रांति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। ये दूसरा इसका सिद्धांत था। अगला सिद्धांत इसका है कि विरोध और संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन संभव है। अगर समाज में कोई परिवर्तन लाना है तो वह विरोध और संघर्ष के द्वारा ही हो सकता है। अगर हमें पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें भी बिना संघर्ष के कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। वाद, प्रतिवाद और संवाद ये तीन अवस्थाएं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि विश्व के कारीगरों और मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पूंजीवाद की नाश करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए गरीबी और अभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति के नाम से थर थर कांपता है तो उसे कांपने दो, तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। यही बात उसने रूस के जनता से बोला था। यही बातों से प्रेरित होकर उन्होंने निरंकुश शासक के प्रति आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। पांचवा क्वेश्चन है, यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूरोपियन समाजवाद एक लेबल है जो आधुनिक समाजवादी विचारों के पहले धाराओं को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरोपियन समाजवादी को अक्सर कल्पनात्मक या भविष्यवाणी आदर्श समाजों के लिए दृष्टि और रूपरेखा की प्रस्तुति के लिए वर्णित किया जाता है। यूरोपियन समाजवादी वर्ग समन्वय पर विश्वास रखता है। याद रखिएगा, सकारात्मक विचारधारा इस तरह की दिशा में समाज को स्थानांतरित करने का मुख्य कारण है। बाद में सोशलिस्ट और यूरोपियन समाजवादी के आलोचकों ने यूरोपियन समाजवाद को देखा तो यूरोपियन समाजवाद को ही वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है, क्योंकि मौजूदा समाज की वास्तविक भौतिक परिस्थितियों में और कुछ मामलों में प्रतिक्रियात्मक नहीं है। आदर्श समाजों ने इन दृष्टिकोण ने मार्क्सवादी प्रेरित क्रांतिकारी सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ प्रतिस्पर्धा के शब्द को अक्सर उन समाजवादियों पर लागू होता है जो 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही में रहते थे, जिन्हें बाद में समाजवादियों द्वारा लेबल यूरोपियन के रूप में वर्णित किया गया था, ताकि वह बेवकूफ़ों को अपमानित कर सके और अपने विचारों को कल्पित और वह वास्तविक के रूप में खारिज कर सके। अगला है, यूरोपियन समाजवादियों और अन्य समाजवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। यूरोपियन में और अन्य समाजवादी में, यूरोपियन समाजवादी आमतौर पर समाजवाद के उभरने के लिए वर्ग संघर्ष या राजनीतिक क्रांति के किसी भी रूप में विश्वास नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, यूरोपियन समाजवादी वर्ग समन्वय पर विश्वास करते हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ कि यूरोपियन समाजवादी सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, जबकि अन्य समाजवादी वर्ग संघर्ष पर बात करते हैं। अगला है, यूटोपियन का मानना है कि सभी वर्ग के लोग स्वेच्छा से समाज के लिए अपनी योजना को अपना सकते हैं, यदि यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें लगता है कि मौजूदा समाज के भीतर समान विचारक धारा वाले लोगों के बीच सहकारी समाजवाद के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अर्थात यूरोपियन समाजवादी कहना है कि सभी लोग एक साथ मिलकर अपने समाज के विकास के बारे में सोचे, अपने समाज की प्रगति के बारे में सोचे और उनके छोटे समुदाय समाज के लिए अपनी योजना का व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉगिन कर लीजिएगा, फिर सर्च कर दीजिएगा। बाकी और जितने भी इतिहास की क्लास लिए हैं उन सभी का PDF टेलीग्राम पर अपलोड है। आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर।